NSEJS में यहां से क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप PYQs उठा के देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखेंगे, तो इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। सबसे पहले आया, सबसे पहले खत्म हुआ और सबसे पहले उसने डिसाइड कर दिया कि ये प्रोडक्ट मैं इतना ही बनने दूंगा। जब मैं इसको स्टार्ट करूं तो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये वेपर डेंसिटी क्या होती है। परसेंटेज किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, सब कलेक्ट कर लो। हमें सब साइड से एटम बैलेंस करने पड़ते हैं। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक और चीज समझाई थी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर सेकंड लेक्चर फॉर मोल कॉन्सेप्ट। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि मोल कॉन्सेप्ट के बेसिक क्या होते हैं। हमने ये भी पढ़ा था कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। हमने ये भी पढ़ा था कि किसी भी गिवन मोल के अंदर कितने कितने एटम्स या पार्टिकल्स हो सकते हैं। ठीक है, आपको वो सारे फॉर्मूलाज लाइन बाय लाइन याद होने चाहिए। 1 मोल का वॉल्यूम STP पे कितना होता है, 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं या कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, और अगर हमें कुछ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं तो उनसे हम मोल या फिर गिवन ग्राम्स या फिर उसके अंदर कितने एटम्स है वो कैसे निकालते हैं। साथ साथ अगर आपको याद है तो हमने ये भी देखा था कि हम न्यूक्लियॉन्स के नंबर, प्रोटॉन्स के नंबर भी वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेक्चर नंबर 2 में आज क्या खास है, आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट वेपर डेंसिटी, मोलिकुलर मास, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला, और लास्ट में आते आते हम लोग पढ़ेंगे स्टोइकियोमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट। ये तीनों कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वापस मैं आपको बता देता हूं, बिकॉज NSEJS में यहां से क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप PYQs उठा के देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखेंगे, तो इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। सेकंड चीज यही फिर आपको आगे जाके 11th और 12th में काफी चैप्टर्स में हेल्प करने वाले हैं। बिकॉज अगर आपको स्टोइकियोमेट्री बैलेंस करना आता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को आपको समझना आता है, उसमें क्या क्या किस किस रेशियो में रिएक्ट करें, अगर ये समझ में आता है आपको, तो फिर आप पूरा का पूरा केमिस्ट्री को थोड़ा सा और इजीली अप्रोच कर पाएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अबाउट वेपर डेंसिटी एंड उसका रिलेशन किसके साथ में, मोलेक्युलर मास में। किसी भी मोलेक्यूल का मास को क्या बोलेंगे हम लोग, मोलेक्युलर मास। स्टार्ट करें तो सबसे पहली चीज है, मैं तो भूल गया था, ये क्वेश्चन जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, आई होप ये क्वेश्चन आप अप्रोच किए होंगे और इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। जितने लोगों को ये क्वेश्चन किया है, जितने लोगों ने क्वेश्चन किया है, तो आई होप उसका आंसर क्या आ रहा होगा सभी के, ऑप्शन नंबर ए। बिकॉज उसके अंदर आप देखोगे तो नंबर ऑफ मोल्स दोनों के बराबर निकल के आएंगे, ऑप्शन नंबर ए। आपको ये सारे चारों के चारों ऑप्शंस को अटेम्प्ट करना है जस्ट टू चेक कि क्या आप सही ढंग से समझ पा रहे हैं। आगे चलते हैं और अब स्टार्ट करते हैं हमारा कॉन्सेप्ट आज का, रिलेटिव डेंसिटी और वेपर डेंसिटी का रिलेशन किसके साथ में, मोलेक्युलर मास के साथ में। ठीक है, सबसे पहले जब मैं इसको स्टार्ट करूं तो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये वेपर डेंसिटी क्या होती है। वेपर डेंसिटी इज रिलेटिव। जब भी हम किसी भी गैस की डेंसिटी को हाइड्रोजन गैस के साथ कंपेयर करेंगे तो उस डेंसिटी को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, वेपर डेंसिटी। डेफिनेशन साफ साफ लिखी हुई है, द डेंसिटी ऑफ अ गैस विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस इज कॉल्ड एज वेपर डेंसिटी। कंडीशन वापस से सेम यही रहेगी कि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों के सेम होने चाहिए। जैसे सपोज कीजिए 2 कंटेनर रखे हुए हैं सेम प्रेशर और सेम टेम्परेचर पे, इसकी डेंसिटी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में कितनी होगी, क्या बोला जाएगा उसको, रिलेटिव डेंसिटी या फिर वेपर डेंसिटी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनता है इसका, फॉर्मूला बनता है वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसका एक छोटू सा फॉर्मूला साइड में दिया हुआ है, PM गैस अपॉन RT, PM हाइड्रोजन अपॉन RT, ये निकल के आता है आइडियल गैस इक्वेशन से। आइडियल गैस इक्वेशन को कहां पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे हम लोग गैस लॉज नाम के एक चैप्टर में। फिलहाल आप इस फॉर्मूले को याद रखिए, डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यहां से जब आप इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे, मैं इसका पूरा रिलेशन आपको सिखाऊंगा गैस लॉज चैप्टर के अंदर, बिकॉज हमें वहां पे कुछ और टर्म्स पढ़नी है, व्हाट इज P, व्हाट इज E, व्हाट इज R एंड व्हाट इज T एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N, कैसे निकालते हैं, सब हमको पढ़ना है। इसलिए मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूं, यहां पे सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है कि रिलेशन क्या है। हमें रिलेशन एस्टेब्लिश करना है रिलेटिव डेंसिटी और वेपर डेंसिटी के बीच में, मींस रिलेटिव डेंसिटी का मोलेक्युलर मास के साथ में हमको रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। तो फॉर टाइम बीइंग हम उसको याद करेंगे, वेपर डेंसिटी ऑफ एनी गैस इज इक्वल्स टू m गैस अपॉन 2, या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि किसी भी गैस का मोलेकुलर मास उसकी वेपर डेंसिटी का 2 गुना होता है। याद रख लीजिए, हिंदी वालों के लिए भी बता देता हूं, अणुभार इक्वल्स टू 2 इंटू वाष्प घनत्व। वेपर डेंसिटी को क्या बोलते हैं, वाष्प घनत्व। हिंदी वाले अगर यहां पे देख रहे हैं तो इसको ध्यान रखिएगा, अणुभार इक्वल्स टू 2 मींस 2 मल्टीप्लाई बाय वाष्प घनत्व, वेपर डेंसिटी। ठीक है, तो m गैस इक्वल्स टू 2 इंटू VD हमको याद रखना है।
क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि अभी मैं पूछूंगा, बट क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उस टाइम पे फॉर्मूला हमको याद रखना है। एक काम कीजिएगा, जब ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा तो एक लिस्ट बनाइएगा, एक शीट मेंटेन कीजिए जिसमें आप इस पूरे चैप्टर के फॉर्मूलाज लिखिए। जहां पे मैंने फॉर्मूलाज नहीं लिखवाए, जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक भी फॉर्मूला नहीं दिया था, हम ट्राई करेंगे कि अब जब आप अगर थोड़ा सा सीख रहे हैं, आपको इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, तो अब जब आपकी अप्रोच बेसिक पे सॉलिड हो गई, तो टाइम बचाने के लिए, फास्टर कैलकुलेशन के लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में या फिर किसी एक दिन जब हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो मैं आपको सारे फॉर्मूलाज दूंगा। बट अभी जब हम लोग पढ़ रहे हैं राइट नाउ, हमको सारी अप्रोच बेसिक से करनी है, सबको हमको थ्योरी के हिसाब से समझना है कि इसका मतलब ये होता है। फॉर्मूलाज आप बाद में याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं और अब स्टार्ट करते हैं हमारा एक क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन, व्हाट इज द वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 विद रिस्पेक्ट टू CH4? क्वेश्चन कीजिए, व्हाट इज द वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 विद रिस्पेक्ट टू CH4? बताइए कैसे करेंगे इसको, हमें वापस से क्या निकालना है, रिलेटिव वैल्यू निकालनी है इसकी। कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखिए। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन एक बार करके देखते हैं। यहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट इज द वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड विद रिस्पेक्ट टू CH4 मींस मीथेन। इनके नाम भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं मीथेन, एक्चुअली मीथेन नेचुरल गैस का सबसे बड़ा कंपोनेंट है, याद रखते हैं। चलिए अब मुझे यहां पे क्वेश्चन का आंसर क्या निकालना है, वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 विद रिस्पेक्ट टू CH4, ठीक है। यानी कि हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहां पे पहले इन दोनों की वेपर डेंसिटीज निकालनी पड़ेगी। जैसे आप देखिए, हम जब वेपर डेंसिटी निकाल रहे थे, रिलेटिव डेंसिटी निकाल रहे थे, तो वहां पे डिवाइड किससे कर रहे थे, हाइड्रोजन गैस कर रहे थे ना। अब यहां पे डिवाइड किससे करना पड़ेगा, मीथेन से, बिकॉज हमको मीथेन के रिलेटिव में SO2 की डेंसिटी निकालनी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इनकी इंडिविजुअल डेंसिटीज पता करनी पड़ेगी, इनकी इंडिविजुअल वेपर डेंसिटीज कितनी है, सबसे पहले हमको वो पता करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला याद आ रहा है, वेपर डेंसिटी इक्वल टू m गैस डिवाइड बाय 2। आई होप ये रिमेंबर कर सकते हो, बिकॉज पिछली स्लाइड में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोलिकुलर मास ऑफ अ गैस एंड वेपर डेंसिटी। याद कीजिए, Vd इक्वल टू m गैस बाय 2। समझ में आ गया। तो यहां से अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले SO2 के लिए, तो वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 विल बी इक्वल टू व्हाट, मोलिकुलर मास ऑफ SO2 डिवाइड बाय 2। अगर आपको याद है तो SO2 का मास कितना होता है, सल्फर का 32, 2 ऑक्सीजन का वापस से 32, मतलब SO2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 64। तो 64 बटा 2 हो 32। वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 कितनी हो जाएगी, 32। सिमिलरली हमको किसकी निकालनी पड़ेगी अब, वेपर डेंसिटी ऑफ CH4 का मास कितना होता है, कार्बन का 12, हाइड्रोजन 4 है तो 4 ऐड कर देंगे 16, तो 16 बाय 2 कितना हो गया यहां पे 8। अब मेरे पास दोनों वेपर डेंसिटीज आ चुकी है, आ गई है, तो अब मैं क्या करूंगा, रिलेटिवली इसको निकाल लूंगा। अच्छा एक क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछता हूं, वेपर डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, ये देखो वेपर डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, एक बार देख के बताओ। यहां देखो वेपर डेंसिटी की यूनिट क्या बनती है, सोचना और कमेंट्स में आंसर करना, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेपर डेंसिटी, ठीक है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेपर डेंसिटी आपका क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है इससे। आपको हर छोटी चीज इसके बारे में पता होनी चाहिए। क्या आप आज ओलंपियाड का एग्जाम लिखने जा रहे हो, नहीं, पर जब आप लेक्चर्स खत्म कर लोगे सारे के सारे, आपके कॉन्सेप्ट उतने ही स्ट्रॉन्ग रहेंगे कि आपको हर छोटी चीज पता होगी। 10th के लेवल पे दे रहे हो ना आप एग्जाम, मतलब आप 10th तक के लेवल पे एग्जाम दे सकते हो, तो वो आपसे हायर न्यूमेरिकल्स नहीं पूछेंगे, भले ही टॉपिक्स वो 11th के टच कर रहे हैं, 12th के टच कर रहे हैं, बट वो आपसे पूछेंगे बेसिक्स। समझ में आ रही है। आपको ये पता है काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर की प्रोपोर्शनल होती है, वो क्यों होती है बताओ। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ है कि कार के अंदर जो हमारे एयरबैग्स लगे होते हैं उनके अंदर कौन सा कंपाउंड भरा होता है, क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है, बेसिक है ये। तो वो क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, अगर कभी क्लास में आया तो मैं आपको बताऊंगा डेफिनेटली। इस चैप्टर में तो वो नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो अब यहां पे देखो, ये हमारे पास दोनों की वेपर डेंसिटीज आ चुकी है, आ गई है ना। तो अब क्या करना है, हमको निकालनी है यहां पे वेपर डेंसिटी
ऑफ SO2 विद रेस्पेक्ट टू स्टूडेंट्स, ये रहा CH4। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 32 डिवाइड बाय 8 इक्वल्स टू 4 आंसर। और याद रखना इसको, वेपर डेंसिटी रिलेटिव होती है, मतलब ये यूनिटलेस है, इसकी यूनिट इसकी यूनिट से कैंसिल हो गई है, तो वैसे भी कैसी रहेगी, यूनिटलेस। क्या आप ये क्वेश्चन समझ गए हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है, बस याद रखो कॉन्सेप्ट समझना है इसके अंदर। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि वेपर डेंसिटी का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, रिलेशन में, इसके रेफरेंस में वो कैसी है, उसके रेफरेंस में वो कैसी, तो हमको वो समझना है और उसी के बेसिस पे क्वेश्चन कर देना है। चलिए एक और क्वेश्चन कर देते हैं। अच्छा, आज सिर्फ क्वेश्चन उस पर ध्यान देंगे, इतना क्वेश्चन मारेंगे, इतना क्वेश्चन मारेंगे कि मजा आ जाएगा। ठीक है, 7.5 लीटर ऑफ पर्टिकुलर गैस, कहां पे, एसटीपी पे, वेज है 16 ग्राम, तो इसकी वेपर डेंसिटी क्या होगी? बहुत चुन्नू मुन्नू सवाल है, बहुत चुन्नू मुन्नू सवाल है, आप आराम से कर सकते हो। देखते हैं एक बार। हमको पता है कि 1 मोल या फिर ग्राम मोलेकुलर मास इक्वल्स टू 22.4 लीटर्स। कहां पे? एसटीपी पे। सबको पता है ना ये चीज। तो देखना, तुम बस मेरी तरह से इमेजिन करना स्टार्ट करो। ऐसा नहीं कि मैं प्रकांड विद्वान हूं, पर मैं बहुत अच्छी केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, आपका सारा क्वेश्चंस बनेगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट बनेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन रैंडम है। हर तरह के क्वेश्चन क्लास में लेके आने चाहिए ताकि आप समझ सको, किसी क्वेश्चन से भी कॉन्सेप्ट समझ में आ सकता है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास ग्राम मोलेकुलर मास होना चाहिए, उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 22.4। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो ये लिखेगा 22.4 लीटर्स के अंदर कितना मास आता है? GMM आता है। ठीक है, हमारे पास अभी गिवन कितना है? हमारे पास है 7.5 लीटर्स। 7.5 लीटर्स के अंदर मास कितना है? 16। क्या इसको हम सोल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ध्यान से, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना बनेगा बेटा? 7.5 इंटू GMM बन गया। 7.5 इंटू GMM बन गया ना। उसके बाद में इक्वल्स टू 22.4 इंटू 16। अच्छा, मैं GMM क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है अणुभार बराबर 2 इंटू वाष्प घनत्व, मतलब मोलेकुलर मास इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो वहां से मेरा रिलेशनशिप निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ गई? चलो, तो यहां से GMM की वैल्यू कितनी आएगी? देखो मेरी मैथ्स बहुत पैदल है, मैं उसको जॉगिंग कराई फिर भी कुछ नहीं हुआ, टाइम लगेगा। तो यहां पे कितना बनेगा बेटा? ये बनेगा 22.4 इंटू 16 डिवाइड बाय 7.5। ये बन रहा है 22.4 इंटू 16। देखो ना, अगर 22.4 लीटर के अंदर GMM होता है, 7.5 में कितना है? 16। 7.5 में 16 है तो फिर इतना हो जाएगा। निकाल लेंगे वैसे करके। मैं ट्राई करता हूं देखो सोल्व करने की। मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं ढंग से कर पाऊंगा। 16 × 16, ये लगभग ये जाएगा 16 7.5, तो ये होगा 16 64। मैं कर लेता हूं, वरना तुम लोग मेरी हिंदी कर दोगे कि दीपक सर को ये भी नहीं आता। आई होप मेरा नाम फिर भी सबको पता है। जो लोग नए नए जुड़ रहे हैं, चेंज से सुना है तो जाग जाइए, और केमिस्ट्री पढ़नी है तो यहां आ जाइए। ठीक है, लेम जोक्स का राजा हूं मैं। तो 16 4 तो कितना हो जाएगा? 64। कितना हुआ? 15 - 4, तो ये 5 1, और यहाँ पे 1 11 बचेगा। फिर यहाँ पे लगाएंगे 0 पॉइंट, और फिर यहाँ पे ये आ गया 4.6 रख लेंगे इसको। हाँ, लगभग 4.6 के आसपास है ये। तो कितना बनेगा? 22.4 अपॉन 4.6, नो 224 अपॉन 4.6। फिर सोल्व करना पड़ेगा, इतनी मुश्किल है। ये बनेगा 112 अपॉन 2.3। तो लगभग ये हो जाएगा 49 के आसपास। 49 के आसपास बनेगा ये, 49 50 के आसपास बनेगा ये। 4.8 इंटू 10 करेंगे
तो ये 48 में अप्रोक्सीमेट कर रहा हूं बिकॉज देखो मेरे पास कैलकुलेटर्स नहीं है, वैसे रिकमेंड भी नहीं करता कैलकुलेटर्स, तो 48 के आसपास बनेगा। तो इसका जीएमएम कितना आया 48। अब हमको पता है ये अप्रोक्सीमेशन में कर रहा हूं, फिर तुम लोग बोलोगे दीपक सर ने गलत कर दिया, मैं अप्रोक्सीमेशन में कर रहा हूं, ठीक है। 48 इसका जीएमएम कितना आ गया, ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास कितना आ गया 48 ग्राम अप्रोक्स में, कितना आ गया 48 ग्राम अप्रोक्स में। अब हमको पता है वेपर डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन 2, तो कितना आ गया 24, ठीक है। चलें आगे, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा आगे मूव करते हैं और अब पढ़ते हैं अबाउट केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला होता क्या है, किसी भी केमिकल का फॉर्मूला, सीधी सी बात है। अब केमिकल फॉर्मूलास दो तरह के होते हैं, एक होता है मोलेकुलर फॉर्मूला, दूसरा होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। याद रखो केमिकल फॉर्मूलास दो टाइप के होते हैं, 1 2। केमिकल फॉर्मूला में सबसे पहला क्या आएगा मोलेकुलर फॉर्मूला, दूसरा क्या आएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। देखो एग्जांपल देखना, ये क्या लिखा मैंने H2O, क्या लिखा है मैंने H2O। यहां से आप क्या समझ रहे हो, ये फॉर्मूला किसका है, वाटर का फॉर्मूला है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम है, ये फिक्स है कि नहीं है। अगर मुझे कभी भी वाटर के बारे में बात करनी है तो ये फिक्स होगा नहीं होगा, वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है, तो ये है इसका मोलेकुलर फॉर्मूला, जिसके अंदर आपको हमेशा एक्चुअल नंबर किसका, एटम्स का, कि एटम्स किस एक्चुअल नंबर में कंबाइन होके मोलेक्यूल बनाएंगे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोलेकुलर फॉर्मूला। एटम्स किस एक्चुअल नंबर में कंबाइन होके मोलेक्यूल बनाने वाले हैं, उनका डेफिनेट रेशियो क्या बैठने वाला है, उसको बोलते हैं हम लोग मोलेकुलर फॉर्मूला। उसके अलावा जब हम बात कर रहे हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला की, तो जो एटम्स हैं उनका आपस में सिंपलेस्ट रेशियो क्या है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एम्पिरिकल फॉर्मूला। देखो द सिंपलेस्ट नंबर, रिलेटिव नंबर जिसमें वो कंबाइन कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एम्पिरिकल फॉर्मूला। एग्जांपल देखो, यहां पे भी लिखा हुआ था, इसको देख लो, बेंजीन फॉर्मूला होता है C6H6, मतलब 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन से कंबाइन होंगे केमिकली तो क्या बनाएंगे, बेंजीन। तो यहां पे रेशियो कितना है, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन का, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोलेकुलर फॉर्मूला। इसको क्या बोलेंगे बेटा, मोलेकुलर फॉर्मूला। चमक गया, ठीक। लेकिन यहां पे देखो 6 और 6, इसका सिंपलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 1 1। तो बेंजीन का जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, CH, मतलब कार्बन भी 1 और हाइड्रोजन भी 1, मतलब इनका रेशियो कितना है आपस में, 1:1 का। बात समझ में आ गई। आगे चलो वापस इसको देख लेते हैं, ये लिखा मैंने H2O, बताओ इसका मोलेकुलर फॉर्मूला क्या है, यही है, रेशियो क्या बैठेगा 2:1। बताओ इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, क्या यहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इससे सिंपलर फॉर्म आ सकता है, नहीं आ सकता। तो मतलब यही क्या बन जाएगा उसका, यही क्या होगा उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। रेशियो कितना रहेगा 2:1, मतलब ये उन कंपाउंड्स में से है जिसका मोलेकुलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला दोनों के दोनों बराबर हैं। बात समझ में आ गई, ये उन कंपाउंड्स में से है जिसमें मोलेकुलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला के बराबर है। चलें आगे एक और करते हैं। N2O4 लिखा हुआ है, बताओ इसका मोलेकुलर फॉर्मूला क्या है, बताओ इसका मोलेकुलर फॉर्मूला क्या बनेगा, यही तो बनेगा, क्योंकि हमको पता है 2 नाइट्रोजन 4 ऑक्सीजन से केमिकली कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे N2O4। लेकिन इसका सिंपलेस्ट रेशियो कितना हो सकता है 2:4, मतलब 1:2 होगा, नहीं होगा। बात समझ में आ गई। तो इसका जो बनेगा एम्पिरिकल फॉर्मूला वो क्या बनेगा NO2, यही बनेगा ना। NO2 क्या बनेगा इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला, बिकॉज N2O4 का सिंपलर वर्जन क्या है, ये डिफरेंस है एम्पिरिकल फॉर्मूला और मोलेकुलर फॉर्मूला में, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो चुका है। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। हाँ याद रखिए, जब तक हम एम्पिरिकल फॉर्मूला नहीं निकाल लेते हम मोलेकुलर फॉर्मूला नहीं निकाल सकते। इनके बीच में एक रिलेशन होता है, वो भी हम लोग समझेंगे भी आज, पर सबसे पहले स्टार्ट करना पड़ेगा हाउ टू कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हाउ टू कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला। सबसे पहला स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या बोलता है, जितने भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, मास परसेंटेज किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, सब कलेक्ट कर लो, क्योंकि सबका परसेंट टोटल मिला के कितना होना चाहिए 100।
सबका टोटल परसेंटेज कितना होना है मिला के 100। सबका मिलाओगे, कलेक्ट करोगे कि इसका इतना परसेंट है, उसका उतना परसेंट है, और फिर आगे प्रोसीड करोगे। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, उस मास से मोल निकालने हैं। उस मास से क्या निकालने हैं, मोल निकालने हैं। फिर क्या करना है, उन मोल का सिंपल रेशियोज निकालने हैं, वो भी हम समझेंगे अभी। पर सबसे पहले क्या करना है, सारे मासेस कलेक्ट कर लो, जितने भी मास आपको दिए सब कलेक्ट कर लो। कर लिए, उसके बाद में क्या करना है बताओ, उसके बाद में जो भी मास दिए गए थे उनके मोल्स निकालने। अब मोल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सपोज करो कार्बन का परसेंटेज दे रखा था वहां पे 40, तो कितना ग्राम मान लेंगे उसको, 40 ग्राम मान लेंगे। अब 40 ग्राम मान लिया तो उसके मोल भी तो निकालने पड़ेंगे, तो 40 ग्राम डिवाइड बाय उसका ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 12, तो 40/12 से उसका क्या निकल जाएगा मोल। और सबके मोल निकाल के हम लोग लास्ट में क्या निकालेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो। ठीक है, एक सिंपल सा चीज देखो, एक क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन के बेसिस पे आप समझोगे। ये क्वेश्चन आपको शीट में भी मिलेगा, याद रखो, शीट को वहां से रेफर करना है। कहां से रेफर करना है, कहां से रेफर करना है, ऐप से रेफर करना है। आई होप आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आपको ऐप पे रिडायरेक्ट करेगा, वहां से ऐप से आप वो सारी की सारी चीज डाउनलोड कर सकते हो। चले आगे, तो क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये रहा, फॉस्जीन अ पॉइजनस गैस यूज्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1। मैं था वहां पे, मैंने देखी थी एक्चुअली, उस दिन तो मैंने मास्क लगा रखा था तो मैं बच गया। बहुत बहुत दुविधा थी भाई, मैंने मेरी आंखों से देखा है वो सब कुछ, इतना दर्दनाक था कि अब मुझे चश्मा लग गया, क्या कर सकता हूं। तो फॉस्जीन अ पॉइजनस गैस यूज्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1, इसके अंदर क्या क्या है, कार्बन है 12.1%, ऑक्सीजन कितना है 16.2%, और साथ में सीएल कितना है 71.7%। इसका क्या निकालना है हमको, एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, ये तो बाद में करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहां पे टेबल बनाएंगे, यहां पे एलिमेंट कौन कौन से दे रखे हैं उनकी टेबल बनाएंगे। सबसे पहले कौन सा दिया है, कार्बन, फिर क्या दिया है ऑक्सीजन, फिर क्या दिया है क्लोरीन। अब अज्यूम कर लेते हैं कि इस पूरे फॉस्जीन का मास कितना है 100। कितना मास अज्यूम कर लिया 100, पूरी फॉस्जीन का मास कितना मान लिया 100। अब 100 है तो उसमें से 12.1% क्या हो जाएगा कार्बन, तो मास क्या लिखेंगे इसका बेटा 12.1 ग्राम। ऑक्सीजन कितना लिखेंगे, ऑक्सीजन का मास हो जाएगा 16.2 ग्राम, और लास्ट में क्लोरीन का मास चेक कर लो 17.7 ग्राम। ठीक है, यहां पे गलती क्या होती है, कभी कभी हम लोग इतने फास्ट काम करते हैं, जैसे अभी मैंने किया, हालांकि मैंने तो आप लोग को बताने के लिए किया है, कि हम लोग चेक नहीं करते हैं कि क्या इन सब का टोटल मिला के 100 हो रहा है, नहीं हो रहा। चेक करो, क्या इन सब का टोटल मिला के 100 हो रहा है, 12.1, 16.2, 71.7 सबका टोटल मिलाओगे तो 100 हो रहा है ना, मतलब हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। अब क्या निकालना है बेटा, इन सबके मोल्स निकालने। क्या निकालना है, मोल्स। तो कैसे निकालेंगे, 12.1 डिवाइड बाय 12 गिवन ग्राम अपॉन ग्राम एटॉमिक मास, बोलो हाँ ठीक है। इसका निकालो 16.2 डिवाइड बाय 16, ये भी हो गया ठीक। इसका निकालो 71.7 डिवाइड बाय 35.5, यही हो रहा है ना। अगर आप इन सबको रफली मानोगे तो ये कितना आ रहा है 1, ये कितना आ रहा है 1, ये कितना आ रहा है 2। कायदे से क्या करना है बेटे, तरीके से करोगे तो क्या करना पड़ेगा, यहां पे आपको इन सब में से सबसे छोटे वाले से वापस से इनको डिवाइड करना है। ठीक है, जो हमारे पास ये रेशियो मोल्स निकल के आए, ये क्या निकल के आए, सारे के सारे मोल्स। अब इनमें से सबसे छोटा मोल निकालो और उसको डिवाइड कर दो सबसे, इससे क्या निकल के आएगा, सिंपलेस्ट रेशियो। क्या निकल के आएगा, सिंपलेस्ट रेशियो। ये जरूरी है कि यही हमको बताएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला। समझ में आ गया। तो यहां पे सबसे छोटा नंबर कौन सा आएगा 1, 1 बाय 1 कितना हो जाएगा बेटा 1, 1 बाय 1 कितना हो जाएगा 1, और यहां पे कितना हो जाएगा 2। ये जो नंबर है यही इन एलिमेंट्स के रिलेटिव नंबर है, और यही हमारा क्या बन जाएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला। देखते हैं, ये लिखो COCl, यही लिखा हुआ है। यहां पे कार्बन कितना हो जाएगा बेटा 1, ऑक्सीजन कितना है 1, और Cl कितना हो जाएगा 2। हमारा आंसर क्या बनेगा COCl2। क्या बन जाएगा COCl2। चेक करो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया। इसको और आगे बढ़ाते हैं, इसको क्या करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। यहां से हम फर्दर क्या कर सकते हैं, हम निकालेंगे इसका एम्पेरिकल मास। क्या निकालेंगे बेटा एम्पेरिकल मास। चलो स्टार्ट करो। एम्पेरिकल मास कैसे निकालना पड़ेगा, पहले चेक करते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला COCl2। यहां पे कितना कार्बन है 1 कार्बन, 1 ऑक्सीजन,
प्लस 35.5 इंटू 2 क्या हो जाएगी क्लोरीन। सोल्व करो, 28 प्लस 71 कितना आ जाएगा 99। ये हमारा क्या हो जाएगा एम्पिरिकल मास। ठीक है, अब क्वेश्चन में वो आपको और मजेदार बनाने के लिए, आपको नहीं मतलब क्वेश्चन को मजेदार बनाने के लिए कभी कभी वो एक वैल्यू देता है एन की, ये है इसका फैक्टर। इसकी वैल्यू निकलती है, कैसे निकलती है, मोलेक्युलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल मास। मोलेकुलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल मास, और इसकी रेशियो को क्या बोलते हैं एन। ये एन आपको हेल्प करेगा किसके लिए, कभी कभी मोलेकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए। अभी देखते हैं, क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन करेंगे, होगा क्या मुझे तो पता है, तो आप लोग के लिए सरप्राइज है। ये फॉर्मूला भी याद रखना है, ये फॉर्मूले का कोई और तोड़ नहीं है, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। ठीक है, अभी तक मैं बोल रहा था नहीं नो फॉर्मूलाज नो फॉर्मूलाज, ठीक है तो एक्सेप्शन सब में आते हैं। आ जाओ, acetylene and benzene both have the empirical formula CH. ठीक है, the molecular mass of acetylene and benzene are respectively 26 and 78. Deduce their molecular formula. इतू सा क्वेश्चन और इतनी सारी टेंशन, बहुत नाइंसाफी है। कैसे करेंगे सोचो एक बार, कैसे करना है। सबसे पहले यहां देखो, हमको निकालना है यहां से, सबसे पहला क्या करेंगे, हमको दे रखा है एम्पिरिकल फॉर्मूला और यहां क्या दे रखा है मोलेकुलर मास। देखो क्या दे रखा है मोलेकुलर मास, तो हम क्या निकाल लें एम्पिरिकल मास निकाल लें। नहीं समझ में आ रहा, मेरी अप्रोच देखना फिर समझते हैं। ठीक है, मानता हूं पहली बार में समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला दे रखा है, तो हम क्या निकालेंगे इससे एम्पिरिकल मास। तो एम्पिरिकल मास कितना हो जाएगा इसका, CH बोले तो 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा 13। अब ये वाली कैलकुलेशन हम किसके लिए कर रहे हैं, एसिटाइलिन के लिए, और ये वाले किसके लिए कर रहे हैं, बेंजीन के लिए। दोनों का एम्पिरिकल मास कितना है बेटे, दोनों का एम्पिरिकल मास बराबर है 13, और इधर भी कितना होगा एम्पिरिकल मास कितना हो जाएगा 13। समझ में आ गया। अब हमारे पास क्या दे रखा है मोलेकुलर मास, क्या मिला हुआ है मोलेकुलर मास, वो कितना है बेटा 26 इसके लिए, और इसके लिए मैं mm लिख रहा हूं सीधा, कितना है वो 78। क्या मैं इससे n की वैल्यू निकाल सकता हूं, क्या मैं इससे n की वैल्यू निकाल सकता हूं, हाँ देखो एक बार, n इक्वल्स टू mm अपॉन em, तो कितना हो जाएगा 26 डिवाइड बाय 13 कितना हो गया 2। यहां पे क्या हो जाएगा n इक्वल्स टू mm अपॉन em, मतलब 78 डिवाइड बाय 13 कितना हो गया 6। क्या करेंगे इसका, अब देखना ध्यान से, दोनों का जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है, दोनों का जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो क्या है बेटा CH। ठीक है, तो फॉर एसिटाइलिन यहां देखो ध्यान से, फॉर एसिटाइलिन अगर आपको निकालना है और फॉर बेंजीन अगर आपको निकालना है तो आप कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखना एक बार। हमें निकालना है मोलेकुलर फॉर्मूला, उसका सिंपल सा फॉर्मूला है n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। समझ में आ गया, n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। इसके लिए भी सेम करेंगे, n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है बच्चा, तो यहां पे n की वैल्यू कितनी है, इसके लिए 2 थी, और फॉर्मूला क्या है CH। इसके लिए n की वैल्यू कितनी है 6, और फॉर्मूला क्या था CH। तो यहां क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, अप्रोच करते रहो बस, क्या बनेगा C2H2, यहां क्या बनेगा C6H6। समझ में आ गया, नहीं आया एक बार फिर से रिप्ले करना, थोड़ा सा पीछे जाके वापस देखना। सबसे पहले हमने क्या देखा क्वेश्चन, चलो मत जाओ तुम पीछे, मैं खुद बता देता हूं। यहां पे एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है और साथ में दे रखे हैं मोलेकुलर मासेस। तो हमने देखा कि यहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है एम्पिरिकल फॉर्मूला और साथ में अटैच किए हैं उनके मोलेकुलर मासेस। तो विदाउट एनी थिंकिंग, मतलब ज्यादा थिंकिंग नहीं करनी है, सीधा हम लोग क्या निकालेंगे उसका एम्पिरिकल मास।
निकाल लिया, कितना आ रहा है, CH दोनों के लिए कॉमन है, मास कितना है 13। अब हमको पता है एक रिलेशनशिप बीच में किसके, इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल मास और मोलिकुलर मास के बीच में। तो रेशियो कितना बनेगा इसका, रेशियो बनेगा इसका, रेशियो कितना बनेगा इसका, रेशियो बनेगा इसका हमारे पास 26/13 2 और वहां पे 78/13 6। ठीक है, ये जो n वैल्यू है, इस n वैल्यू को आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, उसके एम्पेरिकल फॉर्मूला से, और सीधा क्या निकल के आ जाएगा हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला। रिलेशनशिप यही रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है लेवल वाइज ये, क्योंकि ये हमको एक्सप्लेन करेगा नॉट ओनली इंपेरिकल फॉर्मूला के बारे में बट और भी चीजें एक्सप्लेन करेगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या है पहले। ठीक है, एनिलीन स्टार्टिंग मटेरियल फॉर यूरिथेन प्लास्टिक फोम कंसिस्ट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। कंबशन ऑफ सच कंपाउंड्स यील्ड CO2, H2O एंड N2। ठीक है, इफ combustion of 9.71 gram of aniline yield 6.63 gram of H2O and 1.46 gram of nitrogen, तो बताओ इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है। ठीक है, देखा इस क्वेश्चन में न तो उसने एम्पेरिकल मास दिया, न मोलिकुलर मास दिया, न n का वैल्यू दिया, और सीधा क्या पूछ रहा है हम लोगों से पूछ रहा है वो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। कैसे करेंगे, सिंपल सा देखो, लास्ट लाइन यहां पे उसमें लिखा हुआ है 9.71 ग्राम एनिलीन को आपने जब कंबस्ट किया, जब उसको बर्न किया, तो क्या क्या निकल रहा है, 6.63 ग्राम ऑफ H2O एंड 1.46 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। समझ में आ गया। यहां पे अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, एनिलीन गिव्स यू CO2 प्लस H2O प्लस नाइट्रोजन, ऐसा लिखूं तो कोई दिक्कत है। इसकी वैल्यू हमको पता नहीं है, x मान लो, इसकी वैल्यू कितनी है 6.63 ग्राम से, और इसकी वैल्यू कितनी है, यहां पे शुरू में देखो फटाफट से, यहां पे देखो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1.46 ग्राम। बात समझ में आ गई यहां तक। तो क्यों ना हम इसको थोड़ा सा ट्रिक से करें, ये ट्रिक बहुत जरूरी है, इससे आपको लगेगा कि हां मैं कुछ समझ रहा हूं, कुछ याद भी कर रहा हूं, कुछ समझ भी रहा हूं। तो ट्रिक क्या है, देखो, अगर मैं कैसे भी करके, क्योंकि मुझे पता है इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है, अगर मैं कैसे भी तरीके से इसके अंदर से हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की वैल्यूज माइनस कर दूं, इस वैल्यू में से कितनी है 9.71 ग्राम में से, तो क्या मुझे कार्बन की वैल्यू मिल जाएगी। वापस समझना, अगर मैं किसी तरीके से हाइड्रोजन की वैल्यू निकाल लूं H2O में से, और नाइट्रोजन की वैल्यू तो मेरे पास रखी हुई है, इन दोनों को माइनस कर दूं, तो क्या मुझे कार्बन की वैल्यू मिल जाएगी, कार्बन का मास मिल जाएगा। कार्बन कितना ग्राम होगा मिल जाएगा। मिलने के बाद में मैं क्या करूंगा, ग्राम अपॉन एटॉमिक मास, ग्राम अपॉन एटॉमिक मास, और उससे क्या निकल जाएगा मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो हम ट्राई करते हैं इसमें से कार्बन की वैल्यू निकालने का। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डील करेंगे H2O के साथ में। आ जाओ ध्यान से देखना, H2O का मास कितना होता है 18 ग्राम। ठीक है, मास कितना होता है 18 ग्राम। जब ये 18 ग्राम लूंगा तो उसमें हाइड्रोजन कितना है 2 ग्राम है कि नहीं है, समझ में आ गया। जब मैंने इसको 18 ग्राम H2O लिया तो उसमें हाइड्रोजन कितना है 2 ग्राम। ठीक है, अभी कितना दिया हुआ है 6.63, तो उसमें कितना होगा x ग्राम, तो निकालो 18 इंटू एक्स इक्वल टू 2 इंटू 6.63, यही बन रहा है। देखते हैं x की वैल्यू कितनी निकल के आती है यहां से, 2 इंटू 6.63 डिवाइड बाय 18, यहां क्या हो गया, तो अल्टीमेटली ये बना 6.63 डिवाइड बाय 9। इसको सोल्व करेंगे फर्दर तो कितना बन के आएगा ये 6.63 डिवाइड बाय 9। जब हमने इसको सोल्व किया तो ये वैल्यू लगभग आएगी इसकी यहां पे 9 इंटू 7 63, तो हम लोगों ने यहां पे 0.7 लिया और यहां पे 6.3 से सोल्व किया, 3 बचेगा, वापस सोल्व करेंगे तो ये आएगा 9 3 तो 0.73 के आसपास हमारे पास क्या आ रहा है इसके अंदर, 0.73 के आसपास हमारे अंदर यहाँ पे आ रहा है हाइड्रोजन। आई होप ये सभी को क्लियर हो चुका है। हमको क्या करना है, हमारे पास हाइड्रोजन की वैल्यू आ चुकी है, नाइट्रोजन का मास आ चुका है, तो अब टोटल एनिलीन के मास में से इन दोनों का मास माइनस कर देंगे तो किसका मास बचेगा वहां पे, कार्बन का। देखते हैं आ जाओ, तो मेरे पास टोटल मास कितना हो गया बेटा, टोटल मास एनिलीन का कितना है, एनिलीन इसका मास कितना है 9.71। ठीक है, अब इसमें से हाइड्रोजन कितना है
0.73 और नाइट्रोजन कितनी है 1.46। इसको माइनस कर देते हैं तो रिमेनिंग विल बी कार्बन, रिमेनिंग विल बी कार्बन, राइट। तो ये कार्बन लो, इसका मास कितना जाएगा 9.71 माइनस 0.73 प्लस 1.46, अप्रोक्सीमेट करेंगे तो कितना बन रहा है 9.71 माइनस 2.09, लगभग यही बनेगा। 9.71 माइनस कितना बन रहा है 2.09, इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा 71 माइनस 9 कितना होगा। बहुत फास्ट मैथ्स करता हूं मैं, इतनी तेज करूंगा कि बस ये बनेगा 7.62। चेक कर लेना 7.62 ही बनेगा, क्यों? क्योंकि मैंने प्रैक्टिस किया हुआ है पहले से। जस्ट किडिंग, इजी है, कर सकते हैं। तो इतने ग्राम कार्बन है। अब देखो क्या मेरे पास कार्बन का मास आ चुका है, हाँ। क्या मेरे पास हाइड्रोजन का मास आ चुका है, हाँ। क्या मेरे पास नाइट्रोजन का मास आ चुका है, हाँ। तो कुछ नहीं करना, अब लगाएंगे टेबल। एलिमेंट मास मोल। एलिमेंट क्या है सबसे पहले कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन। इसका मास कितना है भूल गया 7.62। इसका मास कितना है 0.73। इसका मास कितना है 1.46। मोल कैसे निकालेंगे 7.62 डिवाइड बाय 12, 0.73 डिवाइड बाय 1 एंड 1.46 डिवाइड बाय 14। इनकी हेल्प से हम लोग क्या निकालेंगे, इसके मोल। क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स, मोल। निकालो, आ जाओ फटाफट से। इसका मोल कितना आ रहा है 6 के आसपास आ रहा है। कर लेते हैं एक बार, कंफर्म कर लेते हैं। 7.62 12, तो 6 आया, नहीं 6 कहां से आएगा 0.6 आएगा। कुछ भी करते रहते हो, शर्म नहीं आती, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 6, तो ये कितना हो जाएगा 7.2 और यहाँ पे 42 बचेगा 3 के आसपास। 6.3 के आसपास आ रहा है, ये आ रहा है नहीं आ रहा 6.3 के आसपास ये आ रहा है। ये कितना आ रहा है 0.73 के आसपास ये आ रहा है, ठीक है। और लास्ट में इसको देख लो एक बार, तो 14, ये 1.46 आ रहा है, यहाँ पे 14 है, तो पहले से इसको ऐसे कर दो 1.4, ये 0.1 के आसपास आ रहा है, ठीक है। अब इन सब में से सिंपलेस्ट सबसे छोटू वाला कौन सा है, ये वाला, तो इससे सबको डिवाइड कर देंगे। इससे सबको डिवाइड कर देंगे तो क्या बनेगा हमारा सिंपलेस्ट रेशियो बनेगा, नहीं बनेगा। इसका कितना बनेगा 0.63। इसका कितना बनेगा, सॉरी अब 0.63 तो बनेगा नहीं, कट जाएगा, कितना बनेगा ये 0.6 मान लेते हैं, इसको 0.7 मान लेते हैं, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन इजी करनी है। मैं बिल्कुल अप्रोक्सीमेशन मेथड पे जा रहा हूं यहां पे, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं पूछेगा कोई भी, तो मैं क्या करता हूं इसको 0.6 मान लेता हूं। लगभग कितना मान लूंगा इसको मैं 0.6, 0.7, 0.1। तो देखो यहां पे ये मेरा 0.6, ये मेरा 0.7 और ये मेरा 0.1। सबसे सिंपल कौन सा हो जाएगा, सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला। आ जाओ, कितना बनेगा ये 0.6 डिवाइड बाय 0.1, ये कितना बन जाएगा बेटा 0.7 डिवाइड बाय 0.1, और ये कितना बनेगा 0.1 डिवाइड बाय 0.1। इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 7 और इसका वैल्यू 6। तो हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा, बहुत ही मुश्किलों के बाद हम लोग इसको कर पा रहे हैं। ये मुझे अच्छा लगा क्वेश्चन, मैंने 3-4 क्वेश्चंस सेलेक्ट किए थे, उनमें से ये क्वेश्चन मेरा गो टू क्वेश्चन रहा इस क्लास को में लेके आने के लिए। अच्छा क्वेश्चन है, अप्रोच लगानी है इसलिए लाया है। चलो, तो फॉर्मूला क्या बनेगा C6H7N। क्या ऐसा कोई ऑप्शन था हमारे पास, C6H7N था क्या हमारे पास, बिल्कुल C6H7N था। यहां थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, ये N2 लिखा हुआ है बेटा, ध्यान रखना। और यहां पे N3 था, N2 ही था यहां पे भी, वो गलती से आ गया। आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ध्यान रखना, वो थोड़ी सी टाइपिंग वाली मिस्टेक हो गई मुझसे, तो ध्यान रखना आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए। या फिर आप अगर यहां पे 2 मान लेते हो तो फिर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा उसको हटाने के बाद। C6H7N1 हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला किसके लिए, एनिलीन के लिए, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो चुका है सभी को। आगे चलते हैं, अब हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस की। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, एक रिप्रेजेंटेशन होता है जहां पे 2 या 3 या 4 सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके कुछ नए सब्सटेंस बनाते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था
कि इधर के साइड को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, और इस साइड को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ये दो चीज याद रखनी है, इस साइड को बोलते हैं रिएक्टेंट, इस साइड को बोलते हैं प्रोडक्ट। और हमेशा रिएक्शन का एरो डिसाइड करेगा रिएक्शन किधर से किधर जा रही है। एरो कहां से जा रहा है, R2P, तो मतलब ये साइड है उसकी। चले आगे। अब इस रिएक्शन से हमको क्या क्या मिलता है। पहली बात तो जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो हमेशा फॉलो करती है एलसीएम को, लीस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। हमेशा किसको फॉलो करेंगी, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, और उसी के बेसिस पे सारी की सारी रिएक्शंस चलती जाती है। आगे चलें। अगर मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ना बोलूं तो एक और वर्ड है इसके लिए, POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन या एटम कंजर्वेशन। याद रखना, या तो मैं बोलूंगा POAC या फिर मैं बोलूंगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, हमें सब साइड से एटम बैलेंस करने पड़ते हैं। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक और चीज समझाई थी, वो चीज क्या थी कि हमको, जैसे ये रिएक्शन है C+O2 gives you CO, बैलेंसिंग आपको आती है, अगर नहीं आती तो उसके लिए भी हम लोग ट्राई करेंगे कुछ बैलेंसिंग करें, बिकॉज अभी मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप जब NSCJS की तैयारी करें थोड़ी बहुत बैलेंसिंग आपको आती होगी। मैंने कहा था मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा, बट ये वाला बेसिक में नहीं आता। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ये रिएक्शन, इसको बैलेंस कर देते हैं एक बार, 2C और ये 2, यहाँ पे बैलेंस हो गया। इधर 2 कार्बन है, उधर भी 2 कार्बन है, इधर 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 ऑक्सीजन है। यहाँ ध्यान से देखो, ये जो नंबर यहाँ लिखे हैं बेटा, ये नंबर, इस नंबर को मैंने एक नेम दिया था, इनको हम लोग बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट। क्या बोलेंगे इसको, स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट। ये याद रखना है, बिकॉज अब जो पढ़ने वाले हैं वो इनके बिना कंप्लीट नहीं होगा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, इसको थोड़ा सम्मान दें। स्टोइकियोमेट्री के बिना क्वेश्चंस नहीं होंगे, तो याद रखो स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट्स पढ़ना जरूरी है। यहां पे क्या लिखा हुआ है कि जब मैं 2 कार्बन लूंगा और 1 ऑक्सीजन लूंगा तो 2 कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएंगे। पढ़ना आया, ध्यान से पढ़ो एक बार। जब मैं 2 कार्बन लूंगा, 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लूंगा, कंबाइन करूंगा तो 2 कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएंगे। इसको पढ़ना बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री को। तो यहां पे जब हम मोल कॉन्सेप्ट में स्टोइकियोमेट्री को पढ़ेंगे तो हम कौन कौन से, अब स्टार्ट करते हैं इसके एग्जांपल समझना कि इन एनालिसिस को हम लोग को एनालाइज करना कैसे। सबसे पहला देखते हैं हम लोग मास एनालिसिस। आपको एक रिएक्शन दी गई है, सेम रिएक्शन आपकी शीट में भी अवेलेबल है, इसको आप समझो, पढ़ो और उसके बाद में इसको अप्लाई करना सीखना। ध्यान से देखो रिएक्शन को, यहां पे लिखा हुआ है KClO3 का बैलेंस रिएक्शन है। जब KClO3 को हम लोग डिकम्पोज करते हैं तो क्या बनती है उससे, पोटेशियम क्लोराइड, और साथ में कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस। बैलेंस किया, हमें पता लगा कि ये भी इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ये सारे क्या है इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो क्यों ना हम इसके मास निकाल लें। तो देखो यहां पे ध्यान से, अगर आप इसको सोल्व करोगे तो KClO3 का मास होता है 122.5, तो इसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली हमारे KCl का मास कितना होता है, 74.5 मल्टीप्लाई बाय 2, और लास्ट में हमारा रेशियो किससे निकलेगा, ऑक्सीजन से, 3 × 32 इसका मास होता है। तो देखो सबसे पहला अगर हमको रिलेशन निकालना है तो मास ऑफ KClO3 डिवाइड करो मास ऑफ CO2 से, किया डिवाइड, ये रेशियो क्या कहलाएगा, इनका एनालिसिस। तो यहां हो जाएगा 2 × 122.5 जो लिखा हुआ भी है, मैं बस दोबारा से एक बार लिख रहा हूं आप लोग के लिए, और इसका रेशियो निकल के आ गया। ठीक है, हमेशा याद रखो ये रेशियो फिक्स रहेगा, 2 × 122.5 अपॉन 2 × 74.5 का जो रेशियो रहेगा वही इन दोनों के मास का रेशियो रहेगा। सिमिलरली सेम रेशियो हम लोग किसके लिए निकाल सकते हैं, KClO3 और O2 के लिए, ये रेशियो भी यहां पे सेम रहेगा। ये है इसका मास एनालिसिस। अगला देख लेते हैं एक बार हम लोग इसका मास वॉल्यूम एनालिसिस। ठीक है, यहां पे देखो ये मास है, ये भी मास है, और ये वॉल्यूम में भी काउंट हो सकती है। कैसे करेंगे, हमको बताइए, ये गैस है, अगर इस रिएक्शन को मैं कहां ले जाऊंगा, STP पर, तो मुझे पता है 1 O2 मतलब 1 मोल O2 का कितना होता है वहां पे 22.4, और रिएक्शन में कितना मोल समझ सकता हूं मैं इसको, रिएक्शन में हम इसको समझ सकते हैं कि यहां पे 3 मोल दिए हुए हैं। कितने मोल दिए हुए हैं, 3 मोल। तो 3 मोल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 3 × 22.4 लीटर्स। तो रेशियो क्या बनेगा, मास ऑफ KClO3 अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 का रेशियो फिक्स रहेगा हमेशा। सिमिलरली मास ऑफ KCl अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 STP हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है पर क्वेश्चंस में और इजी हो जाएगा।
चलें आगे। लास्ट हमारा रिलेशन रहेगा वो रहेगा मोल मोल एनालिसिस। ध्यान से देखो, सेम रिएक्शन है, इस पे लगाएंगे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन हम इस पे लगाएंगे, या फिर हम लोग इस पे लगाएंगे दूसरा कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और उसके बेस पे देखो क्या लिखा है, 2KClO3 goes to 2KCl and 3O2। हमेशा याद रखो, पोटेशियम क्लोरेट हमेशा 2 और पोटेशियम क्लोराइड हमेशा 2 के रेशियो में ही रिएक्ट करेंगे, मतलब सेम रेशियो रहेगा, और ये 2 और 3 के रेशियो में रिएक्ट करेंगे। बात समझ में आ गई? तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, अगर मैं आपको एक रिएक्शन देता हूं, ये वाली AA प्लस BB गिव्स यू CC, तो इनका जो कॉन्सेप्ट बनेगा वो बनेगा मोल ऑफ A डिवाइड बाय इसका कोफिशिएंट मस्ट बी इक्वल टू मोल ऑफ B डिवाइड बाय कोफिशिएंट, और तीसरा क्या बनेगा, मोल ऑफ C डिवाइड बाय कोफिशिएंट। ये हमेशा कंजर्व रहेगा, ये हमेशा आप इक्वेट कर सकते हो। ठीक है, ये याद रखना, ये आप हमेशा इक्वेट कर सकते हो। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि क्या हमसे इसको अप्लीकेबल हो रहा है नहीं हो रहा। चलो आ जाओ क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन करके हम लोग देखते हैं, इस क्वेश्चन के बेसिस पे आपको और एक्सप्लेनेशन मिलेगा कि हमने क्या पढ़ा है अभी तक। वो थ्योरी पढ़ना बहुत डिफिकल्ट होता है, पर क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। व्हेन 100 ग्राम ऑफ H2O हीटेड, मतलब यार डिकम्पोज कर रहे हैं उसको, इलेक्ट्रोलाइज किया है, थोड़ी सी क्या किया है यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइट किया है उसको। ठीक है, तो उससे कितना H2 और कितना ऑक्सीजन बनेगा, आइए चेक करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे, तो H2O व्हेन डिकम्पोज्ड गिव्स यू H2 प्लस O2, इसको बैलेंस कर दो। ठीक है, अब समझना, यहां पे हम लोग लगाने वाले हैं वो मोल मोल मास मास वाले एनालिसिस। चले, अभी कौन सा लगाना है, मास दिया हुआ है तो मास वाला एनालिसिस लगाना है। ठीक है, तो अब पहले चेक करो यहां पे इस जगह पे कितना हमको वाटर दिया हुआ है। यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें दिया गया है 2 इंटू 18, हाँ या ना, हमें दिया गया है 2 इंटू 18। जब ये जाएगा डिकम्पोज होने तो ये क्या बनाएगा, 2 इंटू 2 हाइड्रोजन प्लस कितनी बना देगा साथ में, साथ में क्या बना देगा यहां पे 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, यही बनाएगा। आई होप सबको क्लियर हो चुकी है। ये रिएक्शन है, क्वेश्चन मत पढ़िए, क्वेश्चन को जाने दीजिए अभी 2 मिनट के लिए। सबसे पहले रिएक्शन पढ़ते हैं कि जब मेरे पास में ये बैलेंस रिएक्शन आ चुकी है और मैं यहां पे देखता हूं तो 2 इंटू 18 ग्राम मतलब 36 ग्राम, जब मैं वाटर को डिकम्पोज करूंगा, इलेक्ट्रोलाइट मतलब उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करूंगा, तो 4 ग्राम हाइड्रोजन बनेगी और 32 ग्राम क्या बनेगा वहां पे, ऑक्सीजन बनेगा। समझ में आ गई ये बात? तो यहां पे देखो, मास ऑफ H2O अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन का रेशियो कितना बनेगा बेटा बताओ, 2 इंटू 18 बटा 2 इंटू 2, यही बनेगा। सेकंड देखो, वापस से मास ऑफ H2O अपॉन मास ऑफ O2 कितना बन रहा है बेटा, वो बनेगा यहां पे 2 इंटू 18 अपॉन 32। अब इस रिलेशन को यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे, इन दोनों के मासेस जो रिएक्शन में यूज हुए हैं। क्या हमारे पास मास ऑफ H2O अवेलेबल है, हाँ अवेलेबल है। कितना हो गया 100 ग्राम अपॉन ये कितना मान लेंगे, x मान लेंगे। यहां कितना आएगा 2 इंटू 18 बाय 2 इंटू 2। सोल्व करो, क्या आंसर आएगा इसका बताओ फटाफट से। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे कर देता हूं बिकॉज मेरी आदत बड़े बड़े लिखने की है। तो क्या बनेगा यहां पे 100 बाय x इक्वल टू 36 बाय 4, और साथ में यहां क्या बनेगा 100 बाय y इक्वल टू 36 बाय 32। हाँ के ना, सॉल्व करेंगे तो पता लगा x इंटू 36 इक्वल टू 4 इंटू 100, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 4 इंटू 100 अपॉन 36, कैंसल आउट करेंगे ये आएगा 100 बाय 9, या फिर आप इसको बोल सकते हो 9 1 जा 9 पॉइंट नो सॉरी 0.1 के आसपास इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, नहीं आएगी, आएगी
9 वन जा 9, 9 सॉरी 11.9 के आसपास आएगी। मेरी मैथ्स के लिए मुझे वापस से ओलंपियाड वाला के चैनल लेक्चर देखने पड़ेंगे। 11.1 के आसपास वैल्यू आएगी। यहाँ पे सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 इंटू वाई इक्वल टू 32 इंटू 100। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32 इंटू 100 अपॉन 36। सोल्व किया जाए तो ये बनेगा 8/9। कितना बन जाएगा, 800/9। सोल्व करोगे और आंसर दोनों का आ जाएगा मिला के 100। ये हमारी वैल्यूज आएगी। क्या आप इसको समझ पाए? रिलेशन निकालना है, या इसको आप ऐसे लैंग्वेज में भी समझ सकते हो कि जब मेरे पास 36 ग्राम वाटर था तो कितनी बनी, 4 ग्राम। मेरे पास 100 ग्राम वाटर तो कितना बनेगा, उस हिसाब से निकाल लेंगे। ठीक है, मैंने आपको अप्रोच सिखा रखी है, एक्स वाली अप्रोच वो यूज करनी है। ठीक है, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन करते हैं यहां पे। ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, अच्छा क्वेश्चन है। मेरे पास 12 लीटर हाइड्रोजन और 11.2 लीटर Cl2 है। इसको भूल जाते हैं, पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन H2 एंड Cl2। यही रिलेशन बनता है। ये क्या बनाएंगे, 2HCl, मतलब इसका जितना लूंगा इसका उतना लूंगा और कितना बन जाएगा, 2HCl। अब क्वेश्चन में देखो, मेरे पास यहां पे कितनी है, 12 लीटर, और यहां पे कितना है, 11.2 लीटर। यही है, समझ में आ गया। जब मैंने ये एक लिया, इसके साथ में ये एक कंबाइन करेगा तो ये कितना बनाएगा, 2। क्लियर, समझ में आ गई ये बात? ध्यान से देखना अब। तो जब मैंने यहां पे 12 लिया और यहां पे 11.2 लिया, तो बताओ आपस में कितना अमाउंट रिएक्ट कर सकता है। जब मैंने यहां पे एक लिया था, इसका मैंने एक लिया, मतलब एक वॉल्यूम और एक वॉल्यूम को रिएक्ट करवाया तो कितना बना, 2। तो यहां पे मेरे पास कितना है, 12 और 11.2। तो रिएक्ट क्या करेगा, बताओ रिएक्ट क्या करेगा, इसमें रिएक्ट करेगा सिर्फ 11.2। तो इसका 11.2 इसके 11.2 से रिएक्शन कर देगा, करेगा नहीं करेगा? तो देखो इसका कितना रिएक्ट करेगा, सिर्फ 11.2 लीटर, और इसका कितना कर रहा है, 11.2 लीटर, और दोनों कंबाइन करके कितना बनाएंगे, 2 इंटू 11.2 लीटर। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो एक बार वापस से। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 12 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एंड 11.2 लीटर ऑफ Cl2 आर मिक्स्ड एंड एक्सप्लोडेड। ठीक है, मतलब रिएक्शन हो गई। अब जब रिएक्शन हो गई तो कंपोजिशन में, जो मिक्सचर का कंपोजिशन है उसमें क्या क्या बचेगा? पहली बात तो बचेगा HCl, बचा हुआ है, बन गया तो बचेगा ही सही। दूसरा क्या बचेगा, जो यहां पे एक्स्ट्रा था। इसका आंसर कितना आ रहा है बेटा, ये आंसर आएगा हमारा 22.4 लीटर्स। तो क्या बनेगा हमारा, HCl। और साथ में क्या बचा हुआ है, यहां पे 12 लीटर्स में से 11.2 घटाया तो कितना बचेगा, 0.8 लीटर क्या बच गई हमारी, हाइड्रोजन। तो मिक्सचर में दो चीज रहेगी, 0.8 लीटर हाइड्रोजन एंड 22.4 लीटर्स का HCl। बात समझ में आ गई? एक और क्वेश्चन करते हैं यहां पे। आपको कॉन्फिडेंस दिलाने का मतलब है बस आप कॉन्फिडेंस लेते रहो। आप मोल मोल एनालिसिस से करो या फिर मेरे तरीके से करो, दोनों सेम ही है एक्चुअली। ठीक है, आ जाओ, ये बताओ मैंने लिया यहां पे ये रिएक्शन है, C+O2 गिव्स यू CO2। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जब मैंने यहां पे बनाया 88 ग्राम ऑफ CO2, हाउ मच oxygen in grams and carbon again in gram needed। ये आपका क्वेश्चन है, ये क्या है आपका क्वेश्चन है। अगर आपको 88 ग्राम CO2 बनानी है तो उसके लिए आपको कितना कार्बन चाहिए और कितनी ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, वापस से क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, रिएक्शन वापस से लिख रहा हूं। रिएक्शन बोलती है C+O2 गिव्स यू CO2। क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? यहां पे एक कार्बन है, यहां पे भी एक कार्बन है, यहां पे दो ऑक्सीजन है, यहां पे भी दो ऑक्सीजन है, मतलब रिएक्शन बैलेंस्ड है। तो अब आगे क्या करना है, हमें देखना है कि इस CO2 का मास कितना है बेटा, 44 ग्राम। जब ये 44 ग्राम है तब इसका मास कितना होना चाहिए था,
32 और इसका मास कितना है 12 ग्राम। बात समझ में आ रही है? जब CO2 बनी है 44 ग्राम्स, कितनी ग्राम्स? 44 ग्राम्स। तब O2 कितनी है वहां पे? 32 ग्राम्स। और कार्बन कितना है वहां पे? 12 ग्राम्स। अब क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? जब CO2 कितनी है यहां पे? 88 ग्राम्स। तो देखो फर्स्ट, जब 44 ग्राम CO2 थी तो उस टाइम पे कार्बन कितना चाहिए था? 12। अब मेरे पास कितने ग्राम है? 88 ग्राम। तो कार्बन कितना हो जाएगा? 12 अपॉन 44 इंटू 88, मतलब कितना निकल के आएगा? 24 ग्राम्स। बात समझ में आ गई? वो एक्स वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, एक बार मैं यहां दिखा देता हूं कैसे करना है। 44 ग्राम्स के लिए कितना चाहिए था? 12। तो 88 के लिए कितना चाहिए होगा बेटा? एक्स। मल्टीप्लाई कर दो इसको इसके साथ में, इसको इसके साथ में, एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। बात समझ में आ गई? सिमिलरली हम लोग सेम कर सकते हैं किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। और उसका आंसर आप लोग निकाल लेना, निकालना ही पड़ेगा, सारा काम मैं नहीं करूंगा। चले आगे, एक ये वाला क्वेश्चन करके देखते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी लैंग्वेज ट्रिकी है और हमको कंटेंट पे भी फोकस करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, 10 ml ऑफ लिक्विड कार्बन डाइसल्फाइड इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन। तो देखो सबसे पहले तो ये कार्बन डाइसल्फाइड ये होती है और ऑक्सीजन में बर्न करेगी तो ये रिएक्शन बनती है, इसको याद कर ले, CO2 प्लस SO2। अब आगे क्वेश्चन पढ़े एक बार। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग गैस मिक्सचर्स एट STP। ठीक है, रिजल्टिंग मिक्सचर का STP पे कितना वॉल्यूम निकल के आ रहा है वो हमको देखना है। आप देखते हैं ध्यान से, पहले इसको बैलेंस करते हैं। क्या ये बैलेंस्ड है? नहीं। यहाँ पे कार्बन है कि कार्बन है कि S2 है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे S2 कर देंगे। अब ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ पे? 6, यहाँ पे हम लोग 6 कर देंगे। ठीक है, तो जब मैंने इसको लिया है स्टार्टिंग में तो ये कितना बन रहा है? इसका वॉल्यूम देखो। क्या मैं इसका वॉल्यूम निकाल सकता हूं? आंसर है नहीं, बिकॉज STP पे सिर्फ हम लोग गैस के वॉल्यूम्स निकाल सकते हैं। याद रखो, STP पे सिर्फ हम लोग गैस के वॉल्यूम्स निकाल सकते हैं, इसलिए हम लोग CS2 जो कि एक लिक्विड है इसका वॉल्यूम नहीं निकाल सकते। इसके मास से काम चलाना पड़ेगा अपने को। तो मास देख लेते हैं। कार्बन का मास होता है 12, सल्फर का 32 और 32। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 76। तो जब मैंने 76 ग्राम CS2 लिया तब ये कितना बन रहा है? इसका वॉल्यूम तो निकाल सकते हैं ना, हमें वॉल्यूम ही तो निकालना है। इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा? देखो ये कितना है? 1 मोल। 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4। ये कितना मोल है? 2 मोल। इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 2 इंटू 22.4। मतलब कि जब मैं 76 ग्राम कार्बन डाइसल्फाइड लेता हूं तो उस टाइम पे मिक्सचर का वॉल्यूम कितना आता है? चेक करते हैं एक बार। 44.8 प्लस 22.4 कितना हो जाएगा? 67.2 लीटर्स। कितना है बेटा? 67.2 लीटर्स ऑफ वॉल्यूम है। अब मुझे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है समझ में ही नहीं आया। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 10 ml ऑफ लिक्विड कार्बन डाइसल्फाइड और स्पेशल ग्रेविटी दे रखी है 2.63। देखो, स्पेशल ग्रेविटी का मतलब होता है डेंसिटी। स्पेशल ग्रेविटी का मतलब होता है उसकी डेंसिटी कंपैरिजन ऑफ वाटर। तो उसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी? 2.63 इक्वल टू डेंसिटी। और हमको पता है D इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है, यानी कि 2.63 इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम किस में आएगा? ml के अंदर आएगा बेटा। तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा? 2.63 इक्वल टू x अपॉन 10। सॉल्व करो, x की वैल्यू कितनी आ गई? 26.3 ग्राम। हमारे पास कितने ग्राम है? अभी क्वेश्चन में कितना ग्राम दिया हुआ है? 26.3। तो देखो ध्यान से, जब मेरे पास में 76 ग्राम CS2 है, कितना ग्राम? 76 ग्राम CS2, तब वॉल्यूम कितना है? 67.2 लीटर्स। और जब मेरे पास यहां पे 26.3 ग्राम है तो कितना हो जाएगा? x। सोल्व करके देखना, आंसर आएगा। मैं पूरा क्वेश्चन सोल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप लोग को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी क्लासेस के अंदर। हालांकि मैं वैसे भी नहीं करता हूं, बट अभी मैं जस्टिफाई कर सकता हूं अच्छे तरीके से। बेटा देखो, तुम्हें क्वेश्चन करना है बिकॉज दीपक सर ने ऐसा कहा है। ठीक है, यहां से सोल्व करोगे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था ये, समझ में आया? अब एक क्वेश्चन समझो, यहां पे 2 क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, छोटू सा क्वेश्चन लिखूंगा।
सेम रिएक्शन है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है तुमसे कि जब 10 ग्राम कार्बन 30 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो बताओ कितनी CO2 बनती है? क्या आप बता पाओगे? क्या आप बता पाओगे? या फिर मैं इसको थोड़ा सा और एडवांस करता हूं, मैं बोलता हूं यहां पे 2 मोल, इसको भूल जाता है, आप इसको ऐसे समझो, ठीक है। 2 मोल कार्बन 3 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो बताओ कितनी CO2 बनती है? आप बता पाओगे? नहीं बता पाओगे? चलो, इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, इस क्वेश्चन में क्या एडवांसमेंट है, उसको समझने के लिए पहले ये समझो। मैं यहां पे लिखता हूं 2 मोल कार्बन, क्या लिखा है? 2 मोल कार्बन, और मेरा क्वेश्चन है बताओ कितनी CO2 बनी? मेरा क्वेश्चन सुनना ध्यान से, मैंने आपको दिया 2 मोल कार्बन और मैं आपसे पूछ रहा हूं कितनी CO2 बनी। इतना इजी है, बता दोगे ना कि सर यहां पे जितना मोल है उतना ही मोल CO2 बनेगी। अगर ये 2 मोल है तो ये भी 2 मोल ही बनेगी। क्यों? क्योंकि इनका रेशियो कैसा है? 1:1:1 का रेशियो है, मतलब इसके रेशियो में वो बन जाएगी। बात समझ में आ गई? लेकिन यहां पे देखो, यहां पे ये भी दिया हुआ है, मतलब कार्बन का मोल भी दिया हुआ है, ऑक्सीजन का मोल भी दिया हुआ है, और तुमसे पूछ रहा है CO2 का, तो तुम कैसे बता पाओगे? तुम्हें यहां समझना पड़ेगा एक कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि इस रिएक्शन में आपको दोनों की वैल्यूज दे दी। जब आपको दोनों रिएक्टेंट्स की वैल्यू दे दी जाए, दोनों रिएक्टेंट्स के मोल दे दिए जाए, तो करना कैसे? सपोज करना है कि इनमें से पहले कौन सा खत्म होगा। आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा इनमें से पहले कौन सा खत्म होगा। जो खत्म हो गया वही डिसाइड करेगा। मेरे घर में हम लोग खाना खाते हैं राइस और दाल का बराबर रेशियो करके, ठीक है। अगर 1 चम्मच राइस लेंगे तो 1 चम्मच हम लोग दाल खाएंगे उसके साथ में, सपोज करो, ठीक है। अब किसी दिन क्या हुआ, दाल कम बनाई गई और राइस ज्यादा बन गए, तो कैसे खाओगे? जितनी दाल है उसी के रेशियो में तो राइस लोगे ना आप। अगर दाल 6 स्पून है तो राइस भी कितना स्पून कंज्यूम करोगे? 6 स्पून। बाकी राइस क्या बचा रहेगा? एक्स्ट्रा में बचा रहेगा, तो वो हमारे काम का नहीं है। मतलब दाल क्या है यहाँ पे? पल्स। राइस क्या है यहाँ पे? राइस तो सिंपल है, लेकिन दाल यहाँ पे डिसाइड करेगा कि आप कितना दाल चावल खा सकते हो। क्लियर है बात? दाल डिसाइड कर रही है कि आप कितना दाल चावल खाओगे। उसी तरह से यहां पे हमको पता करना पड़ेगा कि पहले कौन खत्म होगा। जो पहले खत्म होगा वो डिसाइड करेगा कि CO2 कितनी बनेगी। क्या यहां पे टेंशन है क्या? नहीं, क्योंकि यहां पे सिर्फ और सिर्फ कार्बन का मोल दिया हुआ है, तो कार्बन ही डिसाइड करेगा कि कौन बनेगा, कितना CO2 बनेगा। बात समझ में आ गई? लेकिन इसके उल्टा यहां ध्यान से देखो, इसका मोल भी दिया गया है, इसका मोल भी दिया गया है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे? हमको पता लगाना पड़ेगा लिमिटिंग रिएजेंट या फिर सीमांत अभिकारक। क्या पता लगाना पड़ेगा? लिमिटिंग रिएजेंट या फिर सीमांत अभिकारक हमको पता लगाना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है इसका, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। आ जाओ। द रिएक्टेंट विच इज कंज्यूम्ड फर्स्ट which limits the amount of product is called as limiting reagent। सबसे पहले आया, सबसे पहले खत्म हुआ और सबसे पहले उसने डिसाइड कर दिया कि ये प्रोडक्ट मैं इतना ही बनने दूंगा, तो क्या बोलेंगे उसको? लिमिटिंग रिएजेंट। यही हमारा सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा जो कुछ भी बचा है वो फालतू है, कचरा, उससे हमको मतलब नहीं है। उसको बोलेंगे हम एक्स्ट्रा, भीड़, इससे हमको मतलब नहीं है, झुंड से हमको मतलब नहीं है, हमें चाहिए हमारा सोर्स कंप्लीट। समझ में आ गया? अब इसको निकालते कैसे हैं वो हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन से ही करेंगे इसको। आज क्या करेंगे? एक क्वेश्चन उठाएंगे और उस क्वेश्चन से इसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन देखो, 3 मोल्स ऑफ Na2CO3 रिएक्ट्स विद 6 मोल्स ऑफ HCl। अगर यहां पे ये नहीं दिया होता, सपोज करो ये गायब कर दिया यहां से, ठीक है, 3 मोल्स ऑफ Na2CO3 दिया हुआ है, क्या ये क्वेश्चन इजी हो गया? आप देखो ध्यान से, रिएक्शन बैलेंस्ड है, इसके कितने मोल दे रखे हैं? 3 मोल। 3 मोल के हिसाब से कितना बन रहा है? 2 बन रहा है, नहीं बन रहा? 3 मोल के हिसाब से कितना बन रहा है? 1। और ये कितना बन रहा है? 1। बात खत्म। लेकिन ऐसा थोड़ी है, ऐसा नहीं है। हमको दिया गया है यहाँ पे 2-2 रिएजेंट और दोनों के क्या दे रखे हैं हमको? मोल्स। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे? लिमिटिंग रिएजेंट। क्या निकालना पड़ेगा? लिमिटिंग रिएजेंट। निकालने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले हम रिएक्शन लिखेंगे यहाँ पे, Na2CO3 प्लस 2HCl gives you 2 NaCl plus CO2 plus H2O। इसके मोल्स कितने दे रखे हैं बेटा? इसके दे रखे हैं 3 मोल्स। और इसके कितने मोल्स दे रखे हैं?
6 मोल्स दे रखे हैं। अब हमको पता लगाना है LR, मतलब इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो क्या करना है, गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री, कोफिशिएंट। बात समझ में आ गई? गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट कर दो और आपको उससे कंपेयर करना है। तो यहां पे देखो गिवन मोल कितने, 3, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, ध्यान से देखो 1, तो ये 1 लिख दिया। यहां पे देखो कितना है इसका 6 और कोफिशिएंट कितना है 2। इन दोनों में से जो वैल्यू छोटी है वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। इन दोनों में से जो वैल्यू छोटी है वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। पर मजे की बात क्या है, इस क्वेश्चन में दोनों बराबर है, इस क्वेश्चन में दोनों बराबर है, तो आप या तो इसको चूज कर लो या इसको चूज कर लो, आंसर सेम ही आएंगे। क्लियर हो गया? देखो ध्यान से, तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो बताओ कितनी CO2 बनेगी, कितनी CO2 बनेगी बताओ। अगर मैंने यहां पे लिया Na2CO3 तो कितनी CO2 बनेगी, इसको भी कर लेते हैं। हमें लिमिटिंग रिएजेंट मिल चुका है, कैसे करना है, गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो इसका 6/2 हो जाएगा, इसका 3/1 हो जाएगा। तो वापस से रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, ये Na2CO3 प्लस 2HCl gives us NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। एक काम करते हैं, पहले हम लोग मान लेते हैं Na2CO3 को लिमिटिंग रिएजेंट। आप लोग मेरी बात पे ट्रस्ट क्यों करोगे, आप क्वेश्चन करो, ठीक है। इसके कितने मोल गिवन है, 3 मोल। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, सबसे पहले जब इसका 1 मोल लूंगा तो उसके कितने मोल बन रहे हैं, 1 मोल बन रहे हैं, या फिर क्या बोल सकता हूं 22.4 लीटर्स बन रहा है। बन रहा है नहीं बन रहा? जब इसके 3 मोल लिए हैं, इसके कितने मोल बनेंगे, 3 मोल, क्योंकि दोनों का रेशियो बराबर है, इसका भी 1 है उसका भी 1 है, यानी कितना वॉल्यूम बनेगा, 3 इंटू 22.4 लीटर। ये हमारा आंसर है। कब, जब मैंने चूज किया LR एज Na2CO3। सेकेंड केस में मान लेता हूं कि LR अब क्या बनेगा, HCl, ठीक है। देखो जब इसके 2 ले रहा हूं तब इसका 1 बन रहा है नहीं बन रहा, तो जब मैंने इसके 2 मोल लिए इसका कितना मोल बन रहा है, 1 मोल बन रहा है, यानी कि इसका कितना वॉल्यूम बन के आ रहा है, 22.4 लीटर्स, ठीक है। अब क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, इसका 6 मोल दिया हुआ है, 6 मोल दे रखा है, तो ये 6 मोल लो। 6 मोल से कितना बनेगा बेटा, 1/2 इंटू 6 बनेगा, यानी कि 3 बनेगा, और 3 मोल का वॉल्यूम कितना होगा, 3 इंटू 22.4। देखो ये आंसर और ये आंसर सेम आ रहा है। क्लियर हो गई ये बात? एक क्वेश्चन करते हैं सेम, अब आपको दिमाग लगाना है उसके अंदर। सेम क्वेश्चन है, अब मजेदार है लेकिन। 6 mole of Na2CO3 is reacting with 4 moles of HCl. Find the volume of CO2 produced at STP. The reaction is the same. अब इसमें आप लोग निकाल के बताओ LR। क्वेश्चन पोस्ट कर लो, LR निकाल के बताओ, ठीक है। मैं वापस से लिख रहा हूं इस क्वेश्चन को यहां पे। अब ये पूरा लैंग्वेज में जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, यहां पे कितने मोल दे रखे हैं, 6, कितने मोल दे रखे हैं, 4। अब ये हमको निकालने कैसे कैसे बनेंगे, तो हम लोग क्या निकालेंगे, LR। LR निकालने के लिए 6/1 और यहां पे 4/2। बताओ कौन सी वैल्यू छोटी है, ये छोटी है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, LR। ये हमारा LR है। यहां पे LR कौन बनेगा, ऑक्सीजन। सब कुछ डिसाइड कौन करेगा, ऑक्सीजन। आ जाओ देखते हैं कैसे, ठीक है। आई होप सबके आंसर सेम आया होगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ऑक्सीजन। सबसे पहले खत्म कौन होगा, ऑक्सीजन खत्म होगा। तो क्वेश्चन रखो वापस से, Na2CO3 प्लस 2HCl gives you NaCl प्लस H2O प्लस CO2। अब मुझे पता लग चुका कि ये मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो देखो, when 2 moles of
HCl आर टेकन, तो क्या होगा, कितना बनेगा, यहां पे कितना बनता है, 22.4 लीटर्स बनेगा, नहीं बनेगा, एक मोल मतलब इतना ही होता है। अभी क्वेश्चन में कितना दिया है हमको, 4 मोल्स, कितना दिया गया है, 4 मोल्स, तो कितना बनेगा, 22.4 अपॉन 2 इंटू 4, वो एक्स लगा के करना बेटा, आ जाएगा। अब हम हर बार वैसा रिपीट नहीं कर सकते, तो इसका आंसर कितना बनेगा, 44.8 मोल्स, कितना बनेगा, 44.8 मोल्स हमारा आंसर है। लिमिटिंग रिएजेंट के काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, और आपको क्या लगता है ये ओलंपियाड में नहीं आता क्या, बिल्कुल आता है। एक क्वेश्चन करते हैं पहले, फिर देखते हैं क्या ओलंपियाड का क्वेश्चन भी हमसे बन पाएगा। 10 mole of SO2 reacts with 15 mole of O2 to allowed and gives us 8 mole of SO3, ठीक है। अब बताओ रिमेनिंग मोल्स ऑफ SO2 एंड O2 रिस्पेक्टिवली, मतलब रिएक्शन हो गई, हम आपको बताना है इसमें LR कौन था और क्या बचा। आ जाओ ट्राई करते हैं, ठीक है। जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं पॉज कर लो वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कर लो क्या ये रिएक्शन बैलेंस है क्या, नहीं। यहां पे S कितना है, एक, वहां पे भी एक, लेकिन यहां पे O कितना है, 4, और वहां पे 3, तो यहां पे काम करें 2 लगा दें, लगा दो, अपने को क्या है, ठीक है। तो जब ये 2 है, ये 1 है, तो ये 2 बनता है। अभी क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, ये गिवन है हमको सॉरी 15, और लास्ट में यहां क्या बन रहा है, 8, ठीक है। LR निकालें बेटा, LR निकालो, आ जाओ LR निकालते हैं। तो LR कितना बनेगा इसका, LR फाइंड आउट करने के लिए 10 डिवाइड बाय 2 एंड 15 डिवाइड बाय 1, बताओ कम वैल्यू कौन सी है, ये वाली। तो SO2 क्या बनेगा हमारा, LR, ये हमारा LR है। क्वेश्चन को यहीं कर देते हैं, मतलब ये तो पूरा खत्म हो जाएगा, ये तो पूरा खत्म हो जाएगा। अब बचेगा क्या, ये बचेगा। मतलब देखो, जब मेरे पास, पहले हम लोग निकालते हैं O2 के लिए, निकालते हैं हम लोग पहले क्या निकालते हैं, O2 के लिए निकालते हैं, ठीक है। तो O2 के लिए निकालने का क्या करना पड़ेगा, O2 के, SO2 तो कितना बचेगा, 0, SO2 का तो सवाल ही नहीं है, SO2 तो खत्म हो गया, वैसे खत्म तो नहीं हुआ, पर अभी हम लोग को सिर्फ लिमिटिंग रीजन निकाला है हम लोगों ने, तो अब देखते हैं आगे क्या बचेगा, ठीक है। अब यहां पे तो हमें निकालना है यहां पे रिमेनिंग SO2 एंड O2 कितनी बचेगी। तो ध्यान से देखो, हमें पता लग गया लिमिटिंग रिएजेंट वगैरह सब कुछ पता लग गया। अब देखते हैं यहां पे, थोड़ा सा मैं इसको पेज चेंज ही कर देता हूं, 2SO2 प्लस O2 गिव्स यू 2SO3, ये कितना बन रहा है, 8। ये हमको कितना मिला था, 15, और ये कितना मिला था, 10। बात समझ में आ गई, हमको 10 मिला था SO2 और 15 मिला था ऑक्सीजन। यहां देखो, अगर ये रेशियो देखोगे आप, तो SO2 और SO3 का रेशियो 1:1 में, इसका मैं 1 लूंगा तो इसका 1 बनेगा, इसका मैं 2 लूंगा तो इसका 2 बनेगा। अगर इसका 8 बना है, अगर SO3 का 8 बना है, ध्यान से देखो, इसका रेशियो इससे बिल्कुल मैच करता है, 2:2, मतलब बराबर में बन रहा है, जितना ये ले रहे हो उतना ही ये बन रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा। यहां पे देखोगे तो देखोगे यहां पे जितना ये ले रहे हो उसका डबल ये बन रहा है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यहां पे हमने कितना लिया SO2, अगर मान लो मैंने लिया यहां पे X, तो ये कितना बन रहा है X। तो अगर ये 8 लीटर बना है या 8 मोल बना है, तो यहां कितना कंज्यूम हुआ होगा, 10 में से, 10 में से कितना कंज्यूम हुआ होगा, 8, मतलब रिमेनिंग कितना है यहां पे सल्फर SO2, रिमेनिंग कितना हो जाएगा यहां पे 2। अब सिंपली यहां पे कितना है 15, तो 15 में से कितना रिएक्ट किया, 8, कितना बचा, 7। तो क्या बचेगा रेशियो, 2:7 का रेशियो वहां पे बचेगा। मतलब यहां पे कितना मिक्सचर बचा हुआ है, 2 मोल तो बचा हुआ है SO2 और 7 मोल क्या बचा हुआ है, ऑक्सीजन। आई होप ये बात क्लियर हो गई सभी को, ठीक है। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, उम्दा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करिएगा। 0.5 मोल ऑफ BaCl2 इज मिक्स्ड विद 0.2 मोल ऑफ Na3PO4, ठीक है। ये लिखा मैंने, BaCl2 मिक्स हुआ है किसके साथ में, Na3PO4 के साथ में, ठीक है। तो बताओ द मैक्सिमम नंबर ऑफ दिस कितना बनेगा। ये क्वेश्चन है NSO का, कितना, किसका क्वेश्चन है ये, NSO का। बात समझ में आ गई, ये हमारा NSO का क्वेश्चन है, और साथ में नॉट ओनली NSO, ये IGSO का स्टेज 1 में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। या तो आप इस क्वेश्चन को करें या फिर मेरे करने का वेट करें,
अच्छा, इस क्वेश्चन की एक एडवांस लैंग्वेज भी है, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, जो एग्जैक्ट ओलंपियाड में पूछी हुई है। ध्यान से देखते हैं, क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। सबसे पहले चेक क्या करना है, क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं है। ठीक है, पहली बात तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो हमें इसको पूरा करना पड़ेगा। यहाँ पे BaPO4 बन चुका है, साथ में क्या बनेगा, NaCl। क्या बनेगा, NaCl। तो इसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, इसका एडवांस वर्जन में आपको भी दिखाने वाला हूं, आप उसको ट्राई कर लीजिएगा अगर आपको करना है तो। या फिर एक काम करते हैं, नहीं इसको मैं करता हूं, आप उसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है, आ जाओ देखते हैं। तो ये BaCl2 प्लस Na3PO4 सोडियम फॉस्फेट और बेरियम क्लोराइड को रिएक्ट करवाया। यहां पे देखो सोडियम कितना है 3, वहां पे कितना है 2, 1 था सॉरी, बराबर कर दिया। यहां पे बेरियम कितना है 1, वहां कितना है 3, तो ये बराबर हो गया। ठीक है, अब लेकिन यहां पे देखो फॉस्फेट कितना है, फॉस्फेट है यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना है 2, तो हमको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सोडियम को भी चेंज करना पड़ेगा। सोडियम को चेंज करते हैं वापस से, फिर आ जाओ यहाँ पे 6 लगा देते हैं। बैलेंसिंग में आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, ठीक है, बस आप समझ लीजिएगा बैलेंसिंग अभी फिलहाल के लिए। और लास्ट में यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको, 3 2 बराबर हो गया, 3 बेरियम 3 बेरियम, 6 क्लोरीन 6 क्लोरीन, 6 सोडियम 6 सोडियम और 2 फॉस्फेट, तो 2 फॉस्फेट बराबर बराबर। अब चेक करते हैं वो कहना क्या चाह रहा है। वो बोल रहा है 0.5 मोल किससे रिएक्ट कर रहा है, 0.2 मोल से। तो बताओ इसका क्या अमाउंट बनेगा। ठीक है, तो देखो हमें क्या गिवन है 0.5 और 0.2, तो हम क्या निकाल लेंगे इससे, लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लेंगे। आ जाओ लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करते हैं। कैसे करना पड़ेगा, 0.5 जो गिवन है, ये गिवन है हमको क्वेश्चन में, तो गिवन अपॉन स्टोइकियो, तो ये आ गया 3। यहां पे क्या करना पड़ेगा 0.2 अपॉन स्टोइकियो। तो इसमें से देखो कौन सी वैल्यू कम है, ये वाली कि ये वाली, इसका वैल्यू कितना निकल के आ रहा है बताओ, इसका वैल्यू कितना निकल के आ रहा है बताओ, इसका वैल्यू कितना निकल के आ रहा है बताओ। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा हमारा, तो सोल्व करते हैं तो कितना आएगा, ये लगभग आएगा 0.7 0.117 के आसपास आएगा। इसकी वैल्यू निकल के आ रही है 0.17 के आसपास, और इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ रही है 0.1 के आसपास। बताओ कौन छोटा है, ये छोटा है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बन जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब जो कुछ भी डिसाइड करेगा वो ये करेगा। तो आ जाओ डिसाइड करवा लेते हैं फिर। ठीक है, क्वेश्चन में देखो, जब ये अब हम लोग निकालते हैं बेरियम फॉस्फेट के कितने मोल्स यहां पे बने होंगे, तो हमको पता लग चुका है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, सोडियम फॉस्फेट। तो देखो गिवन क्वेश्चन के हिसाब से जब मैंने ये 2 मोल्स लिया तो कितना बनेगा, 1 मोल ऑफ बेरियम फॉस्फेट बन रहा है। और हम जान चुके हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है सोडियम फॉस्फेट। तो जब मैं इसका 0.2 मोल लूंगा क्या बनेगा, 1/2 इंटू 0.2, मतलब कितना मोल आ जाएगा इसका, 0.1 मोल आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हुआ इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। अब वेट करो आप हमारे क्वेश्चन IJSO स्टेज 1 2016-17 का। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है बट थोड़ा सा इसको एडवांस कर दिया गया है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ना ध्यान से। If 0.5 mole of a monovalent metal M1 halide is mixed with 0.2 mole of divalent metal L2 plus phosphate, the maximum number of moles of M3PO4। पहली बात तो क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन बनाओगे तभी तो समझ में आएगा। सबसे पहले देखो उसने क्या लिखा है, मोनोवेलेंट हेलाइड, मतलब मेटल क्या है +1, और हेलाइड को जनरली क्या बोलते हैं, X-, तो क्या बोलेंगे इसको MX। MX की कितनी वैल्यू दे रखी है, 0.5 मोल। समझ में आ गया। दूसरा क्या है, डाइवेलेंट मेटल फॉस्फेट, मतलब L2+ और साथ में क्या आएगा PO4 का 3-। क्रिस क्रॉस मेथड लगाओगे तो क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा L3PO4 होल ट्वाइस। इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास में, इसकी वैल्यू है 0.2 मोल। आई होप ये क्लियर हो चुका है। डाइवेलेंट फॉस्फेट बनाना है, डाइवेलेंट मेटल फॉस्फेट बनाना है, तो L2+ PO4 3- बनेगा और उसके बेसिस पे ये हो जाएगा। चलें आगे। अब इस रिएक्शन को हम लोग बैलेंस करते हैं, इसकी रिएक्शन लिख के। सबसे पहले हमने यहां लिखा है MX, साथ में यहां आएगा L3PO4 का होल ट्वाइस। इनसे एक कंपाउंड क्या बन रहा है बेटा, M3PO4। अब क्वेश्चन में गलती क्या होगी, यही होगी कि हमने सिर्फ इसको यहीं छोड़ दिया, कि इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाई और ये बन गया। नहीं, ये पूरी रिएक्शन है ही नहीं। पूरी रिएक्शन लिखने के लिए हमको पूरे कंपाउंड लिखने पड़ेंगे।
अब यहां पे ध्यान से देखो, एक यहां पे L का कंपाउंड बचा हुआ है, L और X का कंपाउंड बचा हुआ है, तो L कैसा है, L है हमारा डाइवेलेंट और X कैसी है, मोनोवेलेंट। तो क्या बनेगा यहां पे L2X, तो ये भी लिखो यहां पे साथ में क्या बनेगा, सॉरी LX2 बनेगा, यहां पे थोड़ी सी गलती है, इसको सही कर दें, यहां बनेगा LX2 बिकॉज ये क्रिस क्रॉस मेथड होता है जिसमें यहां की वैलेंसीज यहां पे चली जाती है, तो ये कितना बनेगा LX2, तो ये LX2 हो गया। इसको बैलेंस कर देते हैं एक बार, बैलेंस किया, यहां पे 3 है, ये 3 लगा दिया, 6 हो गई, 6 होते यहां पे 6 हो गई, और यहां पे हमने 2 लगा दिया, बैलेंस है ये, ठीक है। ये पूरी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। अब इस रिएक्शन को हम लोग लेके चलते हैं वहां पे 6mx प्लस L3PO4 होल ट्वाइस गिव्स यू M3PO4 और साथ में क्या निकल के आएगा स्टूडेंट्स, LX2। इसको बैलेंस किया था हम लोगों ने, हाँ बिल्कुल किया था, यहाँ पे 2 लगा देंगे, यहाँ पे 3 लगा देंगे, और ये L3 हो चुका बैलेंस। अब क्वेश्चन में क्या वैल्यूज दिए एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में वैल्यूज दी है, मोल इसकी तो है 0.2 मोल और उसकी कितनी है 0.5 मोल, ठीक है। तो लिखो वैल्यूज लिख देते हैं यहां पे, इसकी वैल्यू कितनी है 0.5 मोल, इसकी कितनी है 0.2 मोल। अब हमको पता लगाना है कि इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। अगर वो पता नहीं लगाओगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। देखो मैंने थोड़ी सी गलती कर दी वापस से, ये 0.5 है और ये 0.2 है। हमें क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, LR निकालेंगे, तो LR निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 0.5/6 एंड 0.2/1। इसको सोल्व करो और इसको सोल्व करो, बताओ क्या आता है आंसर। अगर इसको ध्यान से देखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.08 लगभग ये आएगी, मतलब ये वैल्यू इससे कम है तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। आ जाओ, अब इसके बेस पे ये बनेगा। जब मैंने शुरू में 6mx लिया, देन 6 मोल लिए, तो इसके कितने बन रहे हैं 2 मोल्स बन रहे हैं। अभी क्वेश्चन में कितना गिवन है 0.5 गिवन है, कितना बनेगा ये 2/6 इंटू 0.5, कितना बनेगा 2/6 इंटू 0.5। आ गया समझ में। इसको आप सोल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा 1/6, मतलब 0.166 के अराउंड ये आएगा। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है हमको, हाँ ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। अगर आप इस क्वेश्चन को आधा भी समझ पाए हो एक बार में, या 75% भी समझ पाए हो एक बार में, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज ये क्वेश्चन किसका है, ओलंपियाड IGSO स्टेज नंबर 1 2016-17 बैच का, ठीक है। तो आज के लिए चैप्टर को या क्लास को यहीं पे रोक देते हैं, क्योंकि हमें अब पढ़नी है आगे जाके इसके एडवांस कॉन्सेप्ट, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, मोलैरिटी, मोलैलिटी, उसके बाद में पीपीएम पढ़ना पड़ेगा हमको साथ में, वो सब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तक के लेक्चर्स में जितने भी न्यूमेरिकल्स करवाए हैं और शीट के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल्स है, ट्राई करो कि उन सबको कर लो आप, बिकॉज ये न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट मान के चलो कि लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन तो आएगा, मन में सोच लो कि लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन तो आएगा, या फिर कोई क्वेश्चन किसका आ सकता है स्टोइकियोमेट्री का, तो हमें वो दोनों के दोनों ढंग से प्रैक्टिस करनी है। जो भी डाउट्स है आप उस शीट में जाके गो थ्रू कीजिए और इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आज के लेक्चर को हम लोग यहीं कंक्लूड करते हैं। मैं आपसे फिर मिलूंगा इस पार्ट मोल कॉन्सेप्ट के पार्ट 3 में, जहां पे हम लोग और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। तब तक एंजॉय कीजिए, रिवाइज कीजिए। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।